इसमें कई विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। आप लोगों को हिंदी समझने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र के बॉर्डर में लगा हुआ एरिया है, तो इसलिए यहाँ तो कुछ मराठी जानने वाले लोग भी हो सकते हैं। मराठी में तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में भी मराठी में नहीं बोलता हूँ। मराठी मेरी मातृभाषा होने के बावजूद भी तो ज़्यादातर कोशिश करते रहता हूँ कि लोगों को हिंदी में बोला जाए, तो राष्ट्रीय स्तर पर लोग जो है हिंदी को समझने के लिए उनको दिक्कत नहीं होती है। ये जो पहला सत्र है, इस पहले सत्र में एक विषय है मेकिंग ओनली अनाउंसमेंट ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस ऑफ ओबीसी, नॉट परफॉर्मिंग कास्ट बेस्ड सेंसस ऑफ ऑल कम्युनिटीज, ये पॉलिसी ऑफ रूलिंग कास्ट ऑफ कंस्पिरेसी betrayal against OBC, all बहुजन, a critical reflection। साथियों, इस विषय पर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हम लोग सारे देश भर में, आप लोगों को जानकारी होगी, ये ओबीसी का मुद्दा लेकर लगातार जागरण करने का या उस मुद्दे पर आंदोलन करने का लगातार हमारा प्रयास रहा है, कोशिश करते रहे हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए भारत बंद का ऐलान किया था। और जब हम लोगों ने ये भारत बंद का ऐलान किया था, जब भारत बंद का हमने ऐलान किया था, तो भारत बंद का ऐलान करने के बाद आप लोगों ने इस बात को नोट किया या नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, मगर केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है और जिसका प्राइम मिनिस्टर एक ओबीसी है, उस ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर को हम लोग 2 साल के बाद में ओबीसी की जाति आधारित गिनती करेंगे, ऐसा ऐलान करना पड़ा। हम लोगों की वजह से ऐसा करना पड़ा। पता नहीं हमारे लोग जो हैं कितनी इस बात को समझते हैं। आरएसएस और भाजपा के लोगों ने, क्या आप लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया? ये भी आप लोगों को पता नहीं होगा। आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड बताकर ये बात समझाना चाहता हूं। साथियों, आप लोगों को ये याद होगा कि लालकृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि के आंदोलन के संबंध में राम रथ यात्रा निकाली थी। ये तो आप लोगों को याद होगा। वैसे हमारे लोगों को भूलने की आदत है, हमारे लोगों को भूलने की ज्यादा आदत है, तो इसलिए मैं हमेशा इस बात को याद दिलाते रहता हूं कि आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी। और राम रथ यात्रा निकालने के बाद में लालकृष्ण आडवाणी का जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो ये है कि लालकृष्ण आडवाणी कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते थे और भारतीय जनता पार्टी उसको राज्यसभा में भेजती। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी जननेता नहीं थे। भाजपा में जन नेता एक ही थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी।
मगर जब राम रथ यात्रा निकाली गई तो राम रथ यात्रा के मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी से भी ज्यादा लोकप्रियता लालकृष्ण आडवाणी की हुई। और जब लालकृष्ण आडवाणी की हुई और लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को। लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बहुमत मिला। जब लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद बहुमत मिला तो प्रधानमंत्री भी लालकृष्ण आडवाणी बनना चाहिए था। मगर लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया, उसको प्रधानमंत्री बनाया। उसने ये सोचा कि लालकृष्ण आडवाणी ने ये सोचा कि अटल बिहारी वाजपेयी की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो एक बार प्रधानमंत्री बनाने के बाद तो फिर मेरा ही नंबर है। मेरी तो तबीयत इतनी खराब नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा खराब हो जाए। ये सोचा उसने, गलत नहीं सोचा था। तो लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया। उसने 5 साल की टर्म पूरी की तो दूसरे टर्म में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने उसी के नाम पर, या पार्टी ने या आरएसएस ने उसी के नाम पर चुनाव लड़वाया गया। और लड़वाने की वजह से वो लोग जो है वो चुनाव हार गए। और चुनाव हारने के बाद में फिर चुनाव हारने के बाद में कांग्रेस 2004 में आई। आप लोगों को याद होगा 2004 में कांग्रेस आई। कांग्रेस का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बना। मनमोहन सिंह का भी रिकॉर्ड था, वो लोकसभा का चुनाव कभी नहीं लड़ते थे। ये कांग्रेस का नॉमिनेटेड आदमी था, वो कोई लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं होते थे, तो वो भी राज्यसभा में चुनकर जाते थे। राज्यसभा के हैसियत से ही वो प्रधानमंत्री बना। तो 2 बार वो प्रधानमंत्री रहने के बाद फिर चुनाव लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में होना चाहिए था। तो आरएसएस ने हस्तक्षेप करते हुए लालकृष्ण आडवाणी को रिटायर्ड करने का प्लान बनाया। और रिटायर्ड करने का प्लान बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को सामने लाया। नरेंद्र मोदी के पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उसको वहां से उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी के लोगों के वोट हासिल करने के लिए उसको चुनाव में प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाकर पेश किया गया। और पेश करने के बाद में फिर बहुमत मिला। और बहुमत मिलने के बाद में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और इस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को साफ कर दिया गया। और करने के बाद नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो लालकृष्ण आडवाणी को केवल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से नहीं काटा गया, बल्कि उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया। तो लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत अभी ठीक है, मगर उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया। और कंपल्सरी रिटायर करने के बाद अभी बागडोर जो है ये नरेंद्र मोदी के हाथ में। इसी दरमियान आप लोग जानते होंगे कि हम लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा कि उन्होंने एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव आरएसएस के लोगों ने ओबीसी के आदमी को सामने लाया। वो सामने क्यों लाया? वो इसलिए लाया कि आडवाणी को लाया जाना चाहता है। क्यों लाया उसको? क्योंकि हमने ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे को नेशनल एजेंडे में लाया, उसको मुद्दा बनाया। तो उसको काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी को लाना। इसलिए प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट हमारे ओबीसी के मुद्दे को जो नेशनल एजेंडे में लाया गया था उसको काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया गया। तो ये एग्जाम्पल इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमारी भी औकात है। इतनी औकात है कि नेशनल पार्टी के लोगों को हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है।
हमारे लोगों को मालूम नहीं है हमारी औकात, क्योंकि हमारी औकात हमारे दुश्मनों को पता है। दुख की ये बात है कि हमारे दुश्मनों को हमारी औकात पता है, हमारे लोगों को हमारी औकात पता नहीं। हमारे लोगों को हमारी औकात पता क्यों नहीं है? क्योंकि नेशनल मीडिया जो है, हमें नेशनल मीडिया में कोई खबर नहीं छापी जाती। नेशनल मीडिया में अगर खबर छापी जाती तो फिर हमारे लोगों को हमारी औकात पता चलती। जो विश्लेषण करके मैं आपको समझा रहा हूं वो नेशनल मीडिया के द्वारा इस बात को बताया जाना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं बताया। नहीं बताया तो लोगों को मालूम कैसे होगा? हम लोगों को मीडिया में किसी प्रकार की पब्लिसिटी नहीं दी जाती है, इसीलिए नहीं दी जाती है कि हमारी बात सामने नहीं आनी चाहिए। मैं 19 साल की उम्र से इस बात को लेकर संगठन बनाने में और एक संगठित शक्ति निर्माण करने में लगा हुआ हूं। आप में से कुछ लोगों को ये जानकारी होगी कि अभी 36 में से 36 स्टेट हैं, 36 में से 32 स्टेट में हमारा संगठन है। टोटल जो 36 स्टेट है, 36 में से 32 स्टेट में हमारा संगठन है और 32 स्टेट में से 625 जिलों में है। 769 जिले हैं ऑल इंडिया में, 769 जिले हैं, उसमें 625 जिलों में हमारा संगठन है, काम कर रहा है। इतना बड़ा संगठन हमने बनाया। मैं 19 साल की उम्र से एक से संगठन बनाने के काम में लगा हुआ हूं और आज मेरी उम्र 67 रनिंग चल रही है। 19 साल से 67, 58 साल में तो सरकारी नियमों के अनुसार आदमी रिटायर हो जाता है ना? 58 साल में आदमी सरकारी नियमों के अनुसार रिटायर हो जाता है और 67 वाले आदमी को हमारे देश में रिटायर्ड नहीं मानते। ये तो रिटायर्ड तो हो ही गया है, अभी टायर्ड भी हो गया। रिटायर्ड एंड टायर्ड। तो मैं न रिटायर्ड हुआ हूं न अभी टायर हुआ हूं और अभी भी ऐसे खड़ा हूं। 67 वाला आदमी थोड़ा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मगर मैं ऐसे ही हूं। तो आपको हमारे लोगों को बात समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। 67 में आदमी को हमारे देश में बूढ़ा माना जाता है और वो कमर से थोड़ा झुक जाता है। तो मैं अभी ना रिटायर्ड हुआ हूं, ना टायर्ड हुआ हूं, ना अभी झुका हुआ हूं और ये लड़ाई सारे देश भर में लड़ने में लगा हुआ हूं और डेली मेरे कार्यक्रम, डेली सारे देश भर में डेली, अभी भी जब जवान था तब भी डेली घूमता था और जब 67 का हूं तो भी मैं सारे देश भर में अभी भी घूम रहा हूं और डेली सारे देश भर में कार्यक्रम चले हुए हैं। कल मैं यहां से गुजरात जाऊंगा, मेरा कल कार्यक्रम है राजस्थान में। यहां से हैदराबाद से फ्लाइट चलेगी अहमदाबाद, अहमदाबाद से 4 व्हीलर गाड़ी लेके जाऊंगा राजस्थान में। तो कल राजस्थान में मेरा कार्यक्रम, फिर राजस्थान से मैं सीधा गुजरात अहमदाबाद आकर जाऊंगा सीधा बंगाल, मतलब कलकत्ता। तो ये डेली कार्यक्रम लगे हुए हैं। पहले मैं ज्यादातर रेल में ट्रेवलिंग करता था, अभी हमारे पास ज्यादा तेजी से काम करना है तो फ्लाइट का भी हम लोगों को उपयोग करना पड़ता है ताकि समय की बचत करके ज्यादा समय बचाकर ज्यादा तेजी से हम लोग काम कर सके। इसके लिए हम लोग ये सारी बातें करते हैं। साथियों, देश भर में हम लोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा संगठन के बल पर हमने उठाया हुआ है। आरएसएस के, भाजपा के लोगों को पता है कि हमारे पास इतना बड़ा संगठन है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट बाकी है वो छोड़कर, बांग्लादेश उस साइड में, जब आप बंगाल के साइड में जाओगे तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर 2 स्टेट है और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर 2 स्टेट है। 36 में से 4 स्टेट माइनस करके 32 स्टेट में हमारा सारा देश में संगठन फैला हुआ है। केवल 4 स्टेट बाकी है और वो 4 स्टेट में मैं संगठन बनाने के लिए जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि वहां के लोगों ने कहा आपको आने की जरूरत नहीं है,
आप आंदोलन देश भर में चलाओ, वो देखा देखी सोशल मीडिया में हम ही बना देंगे। तो इसलिए हमने उधर के लिए कहा कि हम ही बना देते हैं उधर, क्योंकि अभी सोचे पहले तो कोई अखबार वाला वामन मेश्राम की खबर नहीं छापता था। मैं जन्म से भी अनटचेबल हूँ और अखबार में खबर छापने के बारे में भी अनटचेबल ही हूँ, क्योंकि इतने डरे हुए हैं कि मेरी खबरें छापने के लिए उनको मैं जो बताता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, मैं कभी किसी को हथियार लेकर आंदोलन करना चाहिए ऐसा मैंने कभी लोगों को नहीं कहा। इसके बावजूद भी बहुत लोगों को डर लगता है मेरा, क्योंकि जो बात मैं कहता हूं वो बोली है। बोली बोल रहा हूं ना, उसको बोलते बोली। तो हमारे दुश्मनों को लगता है कि ये आदमी जो बोली बोलता है वो गोली से ज्यादा खतरनाक है। बोली जो बोलता हूं वो गोली से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि किसी मीडिया में या हमारे समाज के जो तमाम संगठन चलते हैं उनके द्वारा भी इस तरह की कोई बोली सारे देश भर में कहीं पर भी नहीं बोली जाती। जो तथ्य, जो फैक्ट और फिगर के साथ जो मैं सारे देश के लोगों को बताता हूं, तो वो बातें लोगों को पता नहीं है। इसलिए बताने की वजह से, केवल बताने की वजह से उन लोगों को डर लगता है। उसी तरह से ये ओबीसी की सेंसस का मुद्दा है। सारे ब्राह्मण लोग सारे देश भर में ये जो उनका खेल खेल रहे हैं वो ओबीसी के बल पर कर रहे हैं। जो ब्राह्मण लोगों का खेल भारत में चल रहा है वो केवल ओबीसी के बल पर चल रहा है। ओबीसी के अंदर जो जागरण होना चाहिए वो जागरण के बजाय ओबीसी के अंदर रिलीजियस भावनाएं, सेंटिमेंट्स ज्यादा है। और रिलीजियस सेंटिमेंट का फायदा ब्राह्मण लोग उठा रहे हैं। सेंटिमेंट उभारते हैं ओबीसी का और उभार कर सत्ता का नियंत्रण करते हैं ब्राह्मण लोग। मेरी वजह से ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, हमारे आंदोलन की बदौलत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, मगर फैसले नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे। फैसले आरएसएस के जो ब्राह्मण लोग हैं वो फैसले कर रहे। अब बोलेंगे इसका क्या सबूत है? इसका सबूत आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि नरेंद्र मोदी अगर ओबीसी के आदमी है और ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते ही ओबीसी की जाति आधार गिनती का फैसला करना चाहिए था, अगर वास्तव में उसके पास फैसला करने का अधिकार है। और अगर ये सच है कि नरेंद्र मोदी या कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रधानमंत्री के पास सारे एग्जीक्यूटिव पावर है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सारे एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्रधानमंत्री के पास है। अगर प्रधानमंत्री के पास है और नरेंद्र मोदी एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो नरेंद्र मोदी को सबसे पहले ओबीसी की गिनती करने का फैसला करना चाहिए था। देश में अगर प्रधानमंत्री मोदी को पूछा जाए या बीजेपी की सरकार के लोगों को पूछा जाए कि भाई देश में कुत्ते कितने हैं, तो वो कहते हैं कि इसका आंकड़ा हमारे पास है। उनको पूछो भाई उसमें काटने वाले कुत्ते कितने हैं, हाँ इसका भी हमने अलग से आंकड़ा निकाला हुआ। अच्छा, सज्जन वाले कुत्ते कितने हैं? आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे कि सज्जन कुत्ते भी सज्जन होते हैं। कुत्ते केवल काटने वाले नहीं होते हैं, कुत्ते भी कुछ सज्जन होते हैं। आप लोगों ने शायद अनुभव नहीं किया होगा कि सज्जन कुत्ते का कभी अनुभव किया कि नहीं किया मालूम नहीं। कभी कभी जब किसी के घर में आप जाते हो तो वो पूंछ हिलाते हुए आपके पास आता है और कभी कभी आपको चाटता है, वो सज्जन कुत्ता। शायद आपने नहीं है, मगर मैं जब बहुत बार सारे देश भर में घूमते रहता हूँ, लोगों के घर में जाता हूँ, उनके घर में कुत्ते होते हैं, तो वो मेरे पास आकर मेरे हाथ को या किसी को चाटने का काम करता है, भौंकने या काटने के बजाय। तो मैं ऐसे कुत्तों को सज्जन कुत्ता मानता हूं। तो कुत्ते में भी दो प्रकार के कुत्ते हैं, काटने वाले कुत्ते और सज्जन वाले कुत्ते। तो ये सारे आंकड़े सरकार के पास हैं। ये सारे सभी प्रकार के जानवरों के आंकड़े सरकार के पास है, मगर सरकार को अगर पूछो कि ओबीसी के कोई आंकड़ा है कि कितने, तो ओबीसी तो इंसान है ना, कुत्तों के तो ठीक है,
इंसानों के, क्योंकि एलर्जी ब्राह्मणों को, हम लोगों की, इंसानों की बड़ी एलर्जी है। ब्राह्मणों को एलर्जी इंसानों की है। उसको अधिकार देने लेने की बात तो बहुत दूर की बात है, उसको गिनने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको पता नहीं, गांव देहात में कभी कभी झगड़ा होता है, कभी आपने देखा होगा गांव देहात में झगड़ा होता है तो क्या कहता है, मैं तेरे को क्या गिनता हूं, बोलता है। कभी कभी गांव देहात की बात है, शहरों में नहीं बोला जाता, मैं तेरे को गिनता नहीं हूं। गिनना बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, मैं तेरे को गिनता नहीं हूं, ऐसा गांव देहात में बोला जाता है झगड़े में। यानी उसका मतलब ये है कि तेरी औकात ज्यादा नहीं, तू गिनने लायक भी नहीं है, मैं तेरे को नहीं गिनता हूं, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि गिनना एक बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तब मिलेंगे जब हम गिने जाएंगे। जब हमको गिनने के लिए कोई तैयार नहीं है तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि हमें कुछ देने के लिए कुछ भी राजी नहीं है, वो कुछ देना ही नहीं चाहते। दूसरी ओर एक फंडामेंटल बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर भारत सरकार ने ओबीसी के नाम पर ओबीसी की गिनती करने का काम किया तो सरकारी रिकॉर्ड में ओबीसी का शब्द रिकॉर्ड हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड में ओबीसी शब्द रजिस्टर होना, रिकॉर्ड होना, इसका इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है? क्योंकि ओबीसी का रिकॉर्ड ओबीसी के नाम पर नहीं है, ओबीसी का रिकॉर्ड हिंदू के नाम पर। ओबीसी का रिकॉर्ड हिंदू के नाम पर है। जब ओबीसी का रिकॉर्ड हिंदू होता है रिकॉर्ड में, तो उसका नेता ब्राह्मण बनता है। ओबीसी का नेता ओबीसी बन सकता है, मगर ओबीसी से जब वो हिंदू बन जाता है तो उसका नेता ब्राह्मण बनता है। ये माइक्रो बात है और ये बात हमारे लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हजारों सालों से धर्म का नेता ब्राह्मण रहा है। तो जब धार्मिक रूप से हमारी पहचान होगी तो उसकी लीडरशिप ब्राह्मणों के हाथ में जाएगी। तो लीडरशिप ब्राह्मणों के हाथ में जाने का क्या मतलब है? लीडरशिप ब्राह्मणों के नियंत्रण में जाने का मतलब है फैसले लेने का अधिकार ब्राह्मण के हाथ में जाना। हजारों सालों से फैसले लेने का अधिकार ब्राह्मणों के हाथ में, तो हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। देखो, कुछ भी नहीं है, इसका एक उदाहरण देता। हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप निर्धारित करते हैं, अरे किसी पंडित जी को बुला, अरे तूने पैदा किया तो नाम रख ले, बड़ा काम तूने कर लिया, छोटा काम भी नहीं कर सकता। पैदा करने का काम बड़ा है, नाम रखने का काम छोटा है। पैदा कर लिया मगर नाम रखने के लिए पंडित जी को बुला, पंडित जी के बगैर नाम नहीं रखा जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि हमारे भौतिक जीवन पर ब्राह्मणों का कितना कब्जा है। हमारा जो भौतिक जीवन है उस पर ब्राह्मणों का कितना कब्जा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे घर में हमारे ही द्वारा पैदा किए हुए बच्चे का नाम रखने का अधिकार भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। इससे पता चलता है कि हमारे ऊपर ब्राह्मणों का कितना ज्यादा नियंत्रण है। और इस वजह से ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर होने से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। होने नहीं दे। ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री हो गया, फिर भी उसको यह फैसला लेने के लिए रोक लगा रहा है। कौन है? ब्रह्मदेव तो आ नहीं रहा ऊपर से, कौन है रोकने वाला? आरएसएस के और भाजपा के जो ब्राह्मण लीडरशिप है, जो पर्दे के पीछे है, सामने नहीं आ रही है। सारे फैसले देश में ब्राह्मण ले रहे हैं, मगर जब अखबारवालों को बताना है तो उसके लिए कहा जाता है प्रधानमंत्री बताएंगे। फैसला हम ले लेंगे मगर बताएंगे प्रधानमंत्री, ताकि फैसला प्रधानमंत्री ने लिया है ऐसा लोगों को लगना चाहिए। बस इतना ही व्यवस्था किया हुआ है। तो ये सारा काम चल रहा है, योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है, प्लानिंग बनाकर चल रहा है, मगर इसकी खबरें किसी मीडिया में नहीं आ रही।
सबसे बड़ी बात तो हमारे लोगों को ये बातें ही समझ नहीं आती। बामसेब के लोगों को समझ में आती है, क्योंकि बामसेब के लोगों के दिमाग में फुले बैठा हुआ है, अंबेडकर बैठा हुआ है, साहू बैठा हुआ है। तो ये जो नजरिया है, एक तो नजर है, एक नजरिया है। तो जो नजरिया है यानी देखने का दृष्टिकोण, नजरिया उसको बोलते हैं देखने का दृष्टिकोण। तो आपकी विचार करने की पद्धति कैसी है उसके ऊपर नजरिया निर्भर करता है। तो फुले शाह अम्बेडकर जिनके दिमाग में बैठा हुआ है उनका नजरिया अलग होता है, उनका नजरिया अलग होता है। वो उस दृष्टि से सारी चीजों को देखते हैं और उसकी व्याख्या इंटरप्रिटेशन उस तरह से करते हैं। इस वजह से हम कर रहे हैं। आरएसएस भाजपा के लोग जिनको हिंदू कहते हैं उनको हम ओबीसी कहते हैं, ये भी नजरिया का फर्क है। ओबीसी कहने से अधिकार मिलता है, हिंदू कहने से ब्राह्मण के नाम पर जमा हो जाता है। हिंदू का अकाउंट ब्राह्मण के नाम पर जमा है, ओबीसी का अकाउंट तो ओबीसी के नाम पर जमा होगा। और अगर हिंदू का अकाउंट ब्राह्मण के नाम पर जमा होगा तो उस अकाउंट को कैसे चलाना है ये तो ब्राह्मण निर्धारित करेगा और वही निर्धारित करता है। इसलिए साथियों हम लोगों को ये बारीकियां समझना जरूरी है। इसलिए हम लोग योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाकर काम करते हैं कि ओबीसी गिनती करो। इसके लिए मैंने भारत बंद करा है और 2030 तक जब तक ये फैसले नहीं होंगे गिनती के, तब तक ये हमारी वजह से ही नरेंद्र मोदी को गिनती करेंगे। 2 साल बाद 3 साल बाद करेंगे, ऐसा अनाउंस करना पड़ा। ये हमारी वजह से ऐसा करना पड़ा। मैं जानता हूं वो करेंगे नहीं। ओबीसी के लोग पॉलिटिकली ज्यादा कॉन्शियस नहीं है। अगर हम भारत बंद कर रहे हैं और भारत बंद करने के पहले नरेंद्र मोदी ने घोषित कर दिया कि करेंगे, अगर आप ओबीसी के बस्ती में जाओ और ओबीसी के लोगों को समझाओ कि ओबीसी के लिए गिनती करने के लिए भारत बंद करेंगे, आप हमारा समर्थन करो, तो ओबीसी के लोग आपको कहेंगे मोदी ने घोषित कर दिया भाई, आपको भारत बंद करने की जरूरत क्या है? समझ में आए? ओबीसी के बस्ती में जाओगे तो ओबीसी, अरे आपको मालूम नहीं है, आपको खबर नहीं है मालूम, अरे मोदी ने गिनती करने का फैसला घोषित कर दिया है। आपको ओबीसी के लोग ऐसा कहेंगे अब भारत बंद करने की निशान की जरूरत नहीं है, पीछे ले लो, पीछे ले लो। मैं तो गधा आदमी नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं। मैं ये जानता हूं जब तक होता नहीं है तब तक इस बात को सच नहीं माना जा सकता और उसके बारे में बोलने के लिए भी तैयार नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे मालूम है? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? अगला चुनाव आएगा तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख सकते हैं कि अगली बार अगर मैं हो जाऊंगा तो फिर जरूर करो। ओबीसी के लोगों अभी मुझे फिर दोबारा तीसरी बार चौथी बार फिर करो, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए साथियों ये राजनीतिक हथकंडे हैं, ये राजनीतिक हथकंडे हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जो कंसेंसस वाला मामला है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले गिनती होगी बाद में अधिकार होंगे, पहले गिनती होगी बाद में अधिकार होंगे। गिनती ही नहीं होगी तो अधिकार होने का सवाल ही नहीं आता है। इसलिए साथियों गिनती करने के बारे में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आग्रह करना है। तो 2030 तक हमने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया। बामसेब के पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने के लिए हमें बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि एक एक आदमी को पढ़ा लिखा होने की वजह से समझाने के लिए समय लगता था। जो अनपढ़ और गवार लोग हैं उनको समझाने के लिए एक एक आदमी को समझाना नहीं पड़ता है, उनके आंदोलन करने पड़ते हैं और आंदोलन के दौरान उनको समझाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग तहसील से लेकर जिला, जिला से कमिश्नरी, कमिश्नरी से स्टेट और स्टेट से राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम चला रहे और 2030 तक हमारी योजना है 6 लाख गांवों का संगठन बनना चाहिए। आंदोलन करते करते 2030 तक
6 लाख गांव का संगठन बनना चाहिए। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का चुनाव होता है, तो चुनाव कमिश्नर चुनाव कंडक्ट करवाने के लिए 15 लाख बूथ बनाते। एक बूथ में 1000 वोटर होते हैं। तो ये जो बूथ लेवल का संगठन चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग बनाता है, तो हमने प्लान बनाया कि हमारा भी संगठन बूथ लेवल का होना चाहिए। हमारे पास भी संगठन बूथ लेवल का होना चाहिए। तो हमारे पास 15 लाख बूथ में संगठन होना चाहिए। संगठन होने का क्या मतलब है? 15 लाख बूथ में संगठन होने का क्या मतलब? मिनिमम एक बूथ में एक कार्यकर्ता होना चाहिए। एक से तो कमी हो नहीं सकता। कम से कम लोएस्ट एक कार्यकर्ता होना चाहिए। तो आपको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना चाहिए और उसमें कम से कम एक कार्यकर्ता होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा कर्मचारी उपलब्ध होता है तो वहां से बनाओ, और अगर कर्मचारी नहीं है तो पढ़ा लिखा कोई आदमी है क्या? चाहे मैट्रिक फेल हो, पढ़े लिखे आदमी को ढूंढो, अनपढ़ आदमी को मत ढूंढो। अगर गांव में ऐसे अभी बहुत लोग मिल जाते हैं, मैट्रिक पास में तो मैट्रिक फेल मिल ही जाते। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसे नौजवानों को पकड़ो और उसकी जिम्मेदारी लगाओ। बाकी ट्रेनिंग देकर उनको तैयार किया जा सकता है, उसको जानकार बनाया जा सकता है, उसको ज्ञानी बनाया जा सकता है, उसको विचारधारा का आदमी बनाया जा सकता है। और उसके नीचे एक और संगठन है, बूथ के नीचे। बूथ के नीचे क्या है? जो बूथ होता है उसमें 1000 वोटर होते हैं। उसमें शेड्यूल कास्ट के वोटर हो सकते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के वोटर हो सकते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के वोटर हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब के वोटर हो सकते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के वोटर हो सकते हैं, एमबीसी के वोटर हो सकते हैं, ओबीसी के वोटर हो सकते हैं, और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत के वोटर हो सकते हैं। ऐसे लगभग 14 सामाजिक समूहों के लोग। 1000 वोटर में 14 संगठन बनाने चाहिए और उसमें 14 कार्यकर्ता होने चाहिए, और वो अपने अपने सामाजिक समूहों के होने चाहिए। ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं? उसकी वजह यह है कि हर एक सामाजिक समूह में आपको अगर संगठन बनाते हैं तो वहां जो वोटर है उसको मोबिलाइज करके बैलेट बॉक्स में डालने तक मोबिलाइज करने वाला आदमी वहां होना चाहिए। नहीं तो हमारे लोग क्या फ्लोटिंग है। जब चुनाव आता है और चुनाव में हवा बनाते हैं, ये जो बीजेपी और कांग्रेस की बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग क्या बनाते हैं? हवा बनाते हैं। हवा बनाते हैं और चर्चा मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रचारों में हवा बनाते हैं। और लगभग हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का ओपिनियन होता है या तो कांग्रेस का आदमी जीतेगा या तो बीजेपी का। आमतौर नेशनल लेवल पर जो कंसेंसस बनाया जाता है, ओपिनियन बनाया जाता है, तो ओपिनियन कैसे बनाते हैं? या तो कांग्रेस का आदमी जीतने वाला है या तो बीजेपी का आदमी चुनाव जीतने वाला है। अगर रीजनल फोर्स या रीजनल पार्टी नहीं है तो उन लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं। और इस तरह से अगर मान लो रीजनल फोर्स ज्यादा ताकतवर है भी तो आइदर और कांग्रेस का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा या बीजेपी का ही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। और रीजनल पार्टी के लोगों को अगर सीटें कम पड़ गई तो उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस या बीजेपी समर्थन देकर उसको मुख्यमंत्री बना देगी और उसका प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन ले लेगा। ये चलता है, ये सारा देश भर में यही चलता है। इससे क्या हो रहा है? ब्राह्मण राज परमानेंट हो गया। ये ब्राह्मण राज जो है परमानेंट हो गया, और जब तक ब्राह्मण राज परमानेंट रहेगा इस देश की मौलिक समस्या का कभी कोई समाधान होने वाला नहीं। जाति आधारित गिनती ये हमारे 52% लोगों की, जब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, ओबीसी का आदमी है, उसने वहां गिनती किया तो 52% ओबीसी को माना जाता था, वहां 64% लोग निकले। जब एक्चुअल गिनती हुई तो बिहार में ओबीसी की गिनती 64% निकली
आमतौर पर सारे देश भर में ओबीसी की गिनती 52% मानी जाती है, मगर एक्चुअल गिनती होने के बाद 64% निकला। तो इसका मतलब यह है कि 52% का मतलब तो 50% से ज्यादा की संख्या है, और 50% से ज्यादा जिस किसी चुनाव क्षेत्र में किसी को वोट पड़ेंगे वही चुनकर आएगा। जिसको 50% से ज्यादा वोट पड़ेंगे चुनाव में तो वही जीतेगा और दूसरा नहीं। तो इसका मतलब है जिसके 50% से ज्यादा वोट है और ये वोट जो है 64% है, फिर तो ये लोग जीतनी चाहिए। मगर बीजेपी के आदमी धर्म के नाम पर जीतते हैं और सारे बीजेपी को समर्थन करने वाले लोग ओबीसी के होते हैं। यानी पावर, पॉलिटिकल पावर बीजेपी के, पॉलिटिकल पावर ओबीसी के नाम पर बीजेपी को मिलती है। पॉलिटिकल पावर बीजेपी को मिलती है और बीजेपी किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर देती है। कितने लोगों को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर का अर्थ समझ में आता है? अनपढ़ गवारों को तो छोड़ो, हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। 1932 में बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये मामला खड़ा किया था कि हमें नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन तो है मगर हमें नहीं चाहिए, हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और इसके आधार पर 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब आम्बेडकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल करने में कामयाब हुए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है? शेड्यूल कास्ट का चुनाव क्षेत्र होगा, शेड्यूल ट्राइब का चुनाव क्षेत्र होगा, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ही कैंडिडेट को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और वोट भी उन्हीं लोगों को देने का अधिकार होगा। इसका परिणाम क्या होता? जो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट का लड़ाकू आदमी होता, शेड्यूल ट्राइब का लड़ाकू आदमी होता, वही चुनाव जीतता। अभी क्या होता है? जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया, गांधी ने इसके विरोध में उपवास किया। उपवास करने की वजह से जबरदस्ती हमारे ऊपर पूना पैक्ट थोपा, पूना पैक्ट थोपने की वजह से जॉइंट इलेक्टोरेट आ गया। जॉइंट इलेक्टोरेट आने की वजह से क्या हुआ? बीजेपी जिस शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को नॉमिनेट कर देती है वो एमएलए, वो एमपी बन जाता है। कांग्रेस जिस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को नॉमिनेट कर देती है वो चुनाव जीत जाता है, मगर वो नॉमिनेटेड है। कितने हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये मालूम है कि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन हमारा प्रतिनिधि नहीं है। वो पार्लियामेंट में हमारे लिए नहीं बोलता, पार्टी उसको बोलने के लिए कहती है, वो बोलता है। नाम हमारा लेते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट नाम हमारा लेते हैं, बाप वो है। वो समझ में आता है? नाम हमारा लेते हैं और बाप वो है। अरे ऐसे संतान को हरामी की औलाद कहते हैं। नाम हमारा, बाप कोई और, तो उसको हरामी की औलाद बोलते हैं। हरामी की औलाद समझ में आता है? अंग्रेजी में कहता हूं, आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आई, मास्टर। हाँ, अब आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये तुम्हारा मातृभाषा। तो ये जो हमारे 131 मेंबर पार्लियामेंट और 1100 हमारे एमएलए चुनकर जा रहे हैं, ये बास्टर्ड है। कोई एमएलए, कोई एमपी मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि जज पूछेगा तुम्हारा नाम लेकर बोला क्या? सिस्टम पर बोला तो बोलने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत वामन मिश्रान को। मुझे मालूम है ना कानून के तहत क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। मैंने किसी एमएलए को बास्टर्ड नहीं कहा, मैंने किसी एमपी को बास्टर्ड नहीं किया। मैंने कहा ये व्यवस्था बास्टर्ड पैदा कर रही है, तो व्यवस्था के विरोध में बोल रहा हूं। मैं इस व्यवस्था के विरोध में क्यों बोल रहा हूं? यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने और गांधी एंड कांग्रेस आउट अनटचेबल नाम का जो किताब लिखा, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है हमें डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन चाहिए।
अगर हम हमारा रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर नहीं भेज सकते तो हमारा वोट का अधिकार क्यों हो? जिन लोगों को डेमोक्रेसी में वोट का अधिकार नहीं है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये सिस्टम ने, गांधी ने हमारा वोट का अधिकार जीरो कर दिया। हम जिसको चुनकर लाना चाहते वो चुनकर आता नहीं है, और जिनको चुनकर लाना नहीं चाहते वही चुनकर आता है, या उन्हीं को चुनकर लाया जाता है। और वो लोग चुनकर लाते हैं, मतलब जो हरामी की औलाद पैदा करने वाले बाप है वो चुनकर लाते हैं। नाम हमारा लेते हैं, अरे शेड्यूल कास्ट का मैं कैंडिडेट हूं, नाम हमारा लेते हैं, बाप वो। इससे आसान समझाने का काम मेरे अलावा कोई करता होगा भारत में, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि किसी को समझ में नहीं है। अभी भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है। हर 10 साल बाद पॉलिटिकल रिजर्वेशन कांग्रेस के लोग एक्सटेंशन कर देते हैं, और हमारे लोग दूसरे दिन खबर छापने के बाद बड़े खुश होते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आते हैं, मैंने कहा किस बात के लिए खुश हो रहे हैं? तुम्हारे अंदर 131 हरामखोर पैदा हो रहे हैं, मास्टर पैदा हो रहे हैं, इससे खुश हो रहे हो क्या? उनको यही समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी कि हमारे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के सेपरेट इलेक्टोरेट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनकर जाने चाहिए। ये सिस्टम खत्म करने की वजह से सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ, बुरा परिणाम क्या हुआ? ओबीसी की गिनती पर उन्होंने रोक लगा दी। अगर आजाद भारत में पहले चुनाव में 1952 में अगर 131 मेंबर पार्लियामेंट सेपरेट इलेक्टेड होता तो बाबा साहब आम्बेडकर 131 मेंबर पार्लियामेंट के नेता होते, और कांग्रेस को और बीजेपी के लोगों को, या उससे समय जो भी पार्टी रही थी, उनको बाबा साहब आम्बेडकर का समर्थन लिए बगैर सेंट्रल में कोई गवर्नमेंट नहीं बनती। और अगर नहीं बनती तो बाबा साहब आम्बेडकर इस शक्ति का उपयोग ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए करते, क्योंकि ये एजेंडा तो हमारा है ना, ये एजेंडा ब्राह्मणों की पार्टी का थोड़ी है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सेपरेट इलेक्टेड खत्म होने का परिणाम आज तक ओबीसी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसका दूसरा परिणाम क्या हुआ? इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि ऐसे ओबीसी के लोगों को जिनको रिप्रेजेंटेटिव अधिकार नहीं मिला, उनको ब्राह्मणों को हिंदू बनाने का मौका मिला। हिंदू क्या है? हिंदू ब्राह्मण धर्म का छुपने के लिए बनाया हुआ नाम। दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है तो ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को हिंदू क्यों कहता है? ब्राह्मण को पूछो, ये प्रयोग करके देखो आपके ऑफिस में, आप हिंदू हो क्या? ब्राह्मण, तो मैंने पूछा आप हिंदू हो क्या? तो ब्राह्मण हिंदू नहीं। तो इसका मतलब ब्राह्मण और हिंदू में फर्क है। ब्राह्मण और हिंदू में फर्क है, और ब्राह्मण को मालूम है हिंदू का मतलब है हरामी की औलाद। तो ब्राह्मण अपने को हरामी की औलाद मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर उन हिंदुओं को वो ब्राह्मण धर्म हिंदू के नाम पर थोपने में कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है ये मामला जब उठाया, अभी आप आजकल ये मामला मैंने उठाया हुआ है, जब चला तो क्या हुआ? ब्राह्मणों ने अपने धर्म का नाम हिंदू जो था बदल दिया। नहीं, हम हिंदू नहीं, मेरी वजह से हुआ। तो ब्राह्मणों को पूछो फिर आप हिंदू नहीं तो सनातन। ये जो आजकल सनातन कह रहे हैं ना, वो मेरी वजह से उनको सनातन कहना पड़ रहा है। अब हिंदू नहीं है तो कौन है? सनातन।
मैंने उनको कहा कि सनातन भी पाली भाषा का शब्द है, तुम्हारा क्या है? एस धम्मो सनातनो, ये पाली भाषा में बुद्ध का प्रवचन है, उसमें लिखा है ये धर्म सनातन है। बुद्ध ने कहा, प्रवचन में कहा। तो जब मैंने उनको कहा ये पाली भाषा का शब्द है सनातन, संस्कृत और हिंदी भाषा का शब्द नहीं है सनातन, पाली भाषा का है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा नाम बताओ। जो ब्राह्मण यहाँ के है ही नहीं तो उनका शब्द यहाँ का कैसे हो सकता है? अंतिम का ब्राह्मण विदेशी है, और जैसे 6 लाख गांव का और 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा हो जाएगा, नेशनल एजेंडे में ब्राह्मण विदेशी है ये मुद्दा आ जाए। हम नहीं कहेंगे कि अंग्रेजों की तरह तुम चले जाओ, हम कहेंगे तुम रह सकते हो, अंग्रेजों की तरह तुम चले जाओ नहीं कहेंगे, तुम रह सकते हो, मगर भारत पर राज करने के लिए तुमको नहीं रखा जा सकता, प्रजा बनकर रह सकते हो। तुमने हम लोगों को प्रजा बनाकर जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया, हम वादा करते हैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लोकतंत्र में वोट का अधिकार है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो परसों को हमारे लोगों का अकल का जो दरवाजा है साला बंद पड़ा हुआ, खुलेगा ना। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जब विरोधी लोगों ने कहा तो ये जवाब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ है, एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट। वोट करते 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 कभी इसको किया, कभी उसको किया, कभी इसको किया, कभी उसको किया, तब उसको पता चला अरे साले दोनों के दोनों बदमाश है। वोट करते 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 जब उसको पता चलेगा दोनों के दोनों बदमाश है, तो अपना विकल्प तो खड़ा करेगा। इसको अंग्रेजी में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट। भूख लगी है बोल रहे हैं हमारे साथी, गलत नहीं कह रहे हैं। इंसानों को 2 प्रकार की भूख होती है, एक पेट की भूख होती है, एक दिमाग की भूख होती है। दिमाग की भूख मैं पूरी कर रहा हूं, तब पेट की भूख का मुद्दा सामने आया है। मैं पीछे देता हूं क्योंकि अभी हमारे लोग बहुजन नहीं बने हैं, भोजन समाज के लोग हैं, अभी बहुजन समाज के लोग नहीं हैं। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और